एक बार फिर खुशामदीद। अब हम न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर बात करने के लिए तैयार हैं, यानी कि न्यूटन का दूसरा कानून हरकत। और इसके मुताबिक फोर्स जो है वो बराबर होती है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। और मेरा ख्याल है कि अगर ये फार्मूला जो है ये फिजिक्स में सबसे ज़्यादा मशहूर नहीं है, तब भी ये फिजिक्स के मशहूर तरीन फार्मूलों में से एक है। जाहिर बात है टॉप ऑफ द लिस्ट E इज इक्वल टू MC स्क्वायर्ड है, जिससे कोई भी पीछे नहीं छुड़ा सकता। लेकिन ये फार्मूला हमें ये बताता है कि अगर हम किसी भी चीज़ पर फोर्स लगाएं तो या किसी भी चीज़ पर जो लगाई गई फोर्स है उसके मास और एक्सेलरेशन के मल्टीपल के बराबर होगी। और ये बात ज़्यादा से ज़्यादा हम करते हैं, उमूमन हम मीट्रिक सिस्टम में बात करते हैं, क्योंकि उसमें यूनिट जो है किलोग्राम इस्तेमाल होता है और ये स्टैंडर्ड यूनिट है। तो अगर किसी चीज़ का मास 1 किलोग्राम है, मास जो है वो 1 किलोग्राम है, और फर्ज कीजिए कि उसे खींचा जा रहा है नीचे की तरफ 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तो उस पर फोर्स कितनी लग रही होगी। और ये बात हम प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रॉब्लम्स में भी बहुत दफ़ा हम कर चुके हैं, लेकिन ये एक अलग तरीके से रिमाइंडर है। तो ये हो जाएगा 1:1 9.8 किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड। और ये वो फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई की गई है। और आप कहेंगे कि ये जो यूनिट्स हैं ये सारे के सारे जो हैं ये अजीबोगरीब हैं, तो मैं कहूँगा कोई बात नहीं, आपके पास एक और यूनिट है जिसको हम न्यूटन कहते हैं मीट्रिक सिस्टम में। और न्यूटन जो होता है 1 किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड। यानी ये जो 9.8 के साथ जो भी टर्म लिखी है उसको आप 9.8 न्यूटन कह सकते हैं। जी हाँ, ये न्यूटन है, एन को शॉर्ट फॉर्म में एन लिखा जाता है, और ये न्यूटन के एहतराम में ये यूनिट बनाया गया है। तो ये हो जाएगा 1 किलोग्राम टाइम्स 9.8 इंटू मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड। और अब ये फोर्स है डाउनवर्ड है, अगरचे जाहिर बात है कि हम वेक्टर्स की बात करते हैं उसमें डायरेक्शन भी होती है। तो ये जो फोर्स है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और इसीलिए हम नोटेशन में फोर्स के ऊपर ये तीर का निशान लगा दे, जो ये जाहिर करता है कि फोर्स एक वेक्टर है और एक्सेलरेशन एक वेक्टर है, जबकि मास स्केलर है। तो 9.8 न्यूटन जो है वो बराबर हो जाएगा, ये इसको मैं चाहूँ तो अपनी सहूलत के लिए इस तरह अनकन्वेंशनल मैनर में इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 9.8 मीटर्स पर सेकेंड डाउनवर्ड। लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, सिर्फ मैं ऐसे ही समझ लीजिए खेल रहा हूँ। चलिए मैंने इसको क्लियर किया, और इसकी मदद से हम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और करते आ रहे हैं। अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास, अब मास और वेट के दरमियान मैं कुछ देर बाद फर्क करूंगा, लेकिन मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो 50 किलोग्राम्स है। और जाहिर बात है ये किसी भी एक आम आदमी का, एक आम बच्चे का भी वजन हो सकता है 10वीं 11वीं क्लास के। और आप जो है एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, यानी कि आप डीप स्पेस में, जहां पर ना तो फोर्स ऑफ विंड है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नहीं है, फ्रिक्शन वगैरह भी, मतलब ऐसी कोई भी फोर्स नहीं है जो कि आपकी मूवमेंट को रोकने की कोशिश करे। तो फोर्स किसी बॉडी पर जिसका के मास 50 kg है जो लगाई गई है, 100 न्यूटन्स की फोर्स इस पर लगाई गई है, इस बॉडी पर, जो कि राइट डायरेक्शन में, यानी कि टूवर्ड्स द राइट है, इनके सीधे हाथ की तरफ ये फोर्स लगाई गई है। जैसे कि एक ब्लॉक है, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसका मास 50 किलोग्राम्स है, और इस पर एक फोर्स लगाई गई है जो कि 100 न्यूटन की फोर्स है। और मुझे ये मालूम करना है कि इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा। तो फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। इसको मैं सामने रखते हुए, फोर्स मेरे पास है 100 न्यूटन्स, मास मुझे दिया गया है जो कि है 50 किलोग्राम्स, और एक्सेलरेशन मुझे मालूम करना है। तो दोनों साइड्स को मैं 50 kg से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 50, ये हो जाएगा 100 न्यूटन्स डिवाइडेड बाय 50 किलोग्राम्स, मैं यूनिट्स भी साथ साथ लिखते जा रहा हूँ, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो 100 को तकसीम किया 50 पर, तो ये 2 हो जाएगा, और ये टुवर्ड्स राइट है, ये ऐसे ही मैंने लिख दिया, लेकिन ये सिर्फ एक रिमाइंडर है कि ये टुवर्ड्स द राइट है। तो ये हो जाएगा 2 न्यूटन्स पर किलोग्राम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, या टुवर्ड्स द
राइट, क्योंकि एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है उसी डायरेक्शन में हमें एक्सेलरेशन भी मिलेगा। और जाहिर बात है कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये न्यूटन पर किलोग्राम, ये अजीबोगरीब यूनिट क्या है। तो आप जरा अभी हमने जो कुछ काम किया था याद करते चलिए कि न्यूटन जो होता है वो होता है किलोग्राम्स पर मीटर, किलोग्राम टाइम्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड। ये है न्यूटन की डेफिनेशन। इसको मैंने डिवाइड किया किलोग्राम से, तो किलोग्राम से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड, जो कि एक्चुअल यूनिट है एक्सेलरेशन का। तो ये यूनिट्स का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बाद मरतबा हमारा जवाब जो है महज यूनिट्स को इनकरेक्ट होने के से गलत हो जाता है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड, और यही मेरा फाइनल आंसर होगा टूवर्ड्स दी राइट। और ये बड़ी एक अच्छा सा हमारे पास जवाब आ गया। हमें यह पता चल गया कि हमने इस चीज़ को जब राइट की तरफ धकेला तो उसके नतीजे में एक ही फार्मूले ने हमारा ये काम कर दिया। अब कुछ और प्रॉब्लम, कुछ और देखने की कोशिश करते हैं। एक्सेलरेशन मुझे दिया गया है 3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड, और अब की बारी मैं राइट नहीं बल्कि लेफ्ट ले रहा हूँ, बस वो मुंह का जायका बदलने वाली बात है। और फोर्स जो है वो जो लगाई गई है उस बॉडी पर वो है 30 न्यूटन्स की, 30 न्यूटन्स, और ये भी जाहिर बात है लेफ्ट की तरफ ही होगी फोर्स। अब मुझे ये मालूम करना है कि इसका ऑब्जेक्ट का मास कितना है। तो F = ma का मतलब क्या हुआ, फोर्स मेरे पास है 30 न्यूटन्स, मास मुझे नहीं मालूम, एक्सेलरेशन मेरे पास है 3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड। अब मैं दोनों साइड्स को 3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, तो ये 30 न्यूटन डिवाइडेड बाय 3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड इज इक्वल टू मास। ये 30 डिवाइड बाय 10 हो गया, न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, या फिर बाकी सब चीजें कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ किलोग्राम रह जाएगा, और ये होगा मेरा मास। यानी कि वो जो मास है वो 10 किलोग्राम्स का है। और ये जवाब जो ये यूनिट्स भी इसके सही होंगे। और जाहिर बात है कि अगर आपको उस प्रॉब्लम में कोई और यूनिट दिया गया हो, आपको ग्राम्स दिए गए हो, डेसीग्राम्स दिए गए हो, तब भी आपको ये यूनिट्स कन्वर्ट करने होंगे, किलोग्राम में आना पड़ेगा, ताकि आपके यूनिट्स करेक्ट रहें। और आमतौर पर लोग इस चीज में बड़ा फंस जाते हैं, और इसी वजह से आपके प्रॉब्लम्स हार्ड हो जाते हैं, वरना एक्चुअल जो प्रॉब्लम होता है वो अलग होता है। अब मैं आ रहा हूं मास और वेट की डिस्टिंक्शन पे। तो मास जो है किसी भी चीज का, वो उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है, या यूं कहें यानी कि इसमें कितने एटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है उसे हम उस चीज का मास कहते हैं। या हम ये कहते हैं कि कोई चीज चेंज में कितना रेजिस्ट करती है वो उसका मास है। तो फोर्स जो है वेट जो है वो फोर्स है जो किसी भी चीज पर अप्लाई होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसके वेट होती है। तो अगर मुझसे ये कहा जाए कि जी बाज़ औक़ात हम मास और वेट को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं, वरना ऐसी बात नहीं है। फोर्स दरअसल वेट जो है वो फोर्स है जो किसी भी बॉडी पर, किसी भी मास पर लगती है जमीन की तरफ से, या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की तरफ से जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन रखता हो। जैसे कि जमीन पे अगर हम खड़े हुए हैं तो हमारा मास कांस्टेंट रहेगा, चाहे हम कहीं पर भी चले जाएं। अगर हम चांद पर जाएंगे तो हमारा मास वही रहेगा, लेकिन हमारा जो वेट होगा वो 1/6 हो जाएगा, क्योंकि चांद की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो जमीन के मुकाबले में 1/6 है। ये बात याद रखिएगा। तो हमारा जो वेट है वो हम कहीं पर भी चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, अमेरिका में हो, एशिया में चले जाएं, लेकिन हमारा मास सेम रहेगा, वेट हमारा तब्दील होता रहेगा अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन चेंज होगी। अगर मेरे पास जो है वो, मेरा फर्ज कर लीजिए कि मेरा जो मास है 50 kg है, तो ये मेरा मास है, तो मेरे पास मेरी जो वेट होगा वो तकरीबन 490 के अराउंड होगा। और इसी वजह से जब हम ब्रिटिश सिस्टम देखते हैं तो वहां पर हम वेट को पाउंड में लेते हैं, जो कि करेक्ट यूनिट है, क्योंकि ब्रिटिश सिस्टम में पाउंड जो है वो फोर्स का यूनिट है। 150 पाउंड वगैरह जो है जब ये वेट लिया जाता है तो ब्रिटिश सिस्टम के मुताबिक वो वेट का या फोर्स का ही यूनिट होता है। बहरहाल ये इंग्लिश सिस्टम और अमेरिकन सिस्टम पर हम बाद में बात करेंगे। अब वीडियो का टाइम खत्म हो रहा है।